गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियस की सारी इंफॉर्मेशन एक चार्ट में रख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता क्या है? कल हमने एटॉमिक थ्योरी भी जब पढ़ी है तो पहला हमने देखा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करता हूँ किसी गोल्ड फॉयल की तरफ, तो वो अल्फा पार्टिकल्स ज्यादातर अनडेविएटेड निकल जाते हैं। जिसका मतलब है कि गोल्ड के जो एटम्स हैं वो पूरी सॉलिड बॉल्स नहीं है, बट ज्यादातर पार्ट उसका जो है वो हॉलो है ना। फिर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ पार्टिकल्स इतने ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं कि वो पूरा यूटर्न लेके भी वापस आ जाते हैं। जिसका मतलब है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिएट होगा या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों के बीच का फोर्स क्रिएट होगा एक तरीके से कि वो उस प्रोटॉन को उस अल्फा पार्टिकल को पूरे रास्ते पे रोक के वापस भेज दे, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब आपका मिनिमम उसने जो कैलकुलेट किया कि इतनी एनर्जी को रोकने के लिए जो डिस्टेंस है जो वो सेंटर से उसको मिला होगा वो डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो उसने देखा कि 10 की पावर -13 10 की पावर -14 मीटर्स तक के डिस्टेंस पे चले जाता है एक अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब है तब भी वो एक सेंटर से नहीं टकराया, एक न्यूक्लियस से नहीं टकराया जिसमें सारा मास और सारा चार्ज भरा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें से एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा हमको कि हमारे न्यूक्लियस का साइज क्या है। अब उस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं और उस न्यूक्लियस की पूरी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। एक तो हमको पता है इट्स वेरी डेंस, इट्स वेरी हैवी, ठीक है, एंड इट्स द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक, छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आप किसको बोलेंगे? जो भी न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स है। अब ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेंगे। अगर आप इतने सारे प्रोटॉन्स को इतने छोटे से एरिया में बाउंड करके रखना चाहते हैं, फंसा के रखना चाहते हैं जो कि खुद एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो आपको उन सब के बीच में अट्रैक्शन बना के रखना पड़ेगा। वो अट्रैक्शन जो है वो सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी आ जाता है। ठीक है, बस बात सिर्फ ये है कि जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है आपके एटम का या आपके न्यूक्लियस का, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ज्यादा रखने पड़ते हैं जस्ट टू कॉम्पनसेट द एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत के जो छोटे एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आते हैं, बट जैसे जैसे आप बड़े एटम्स की तरफ बढ़ने जाते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रेडियस। अगर मैं रेडियस की बात करूं किसी भी न्यूक्लियस की, हमको पता है कि दैट रेडियस इज ऑब्वियसली अराउंड 10 की पावर -15 या 10 की पावर -14 15 के बीच में आपका मीटर्स के उसमें आ जाता है ना। इनफैक्ट इस चीज को आप विजुअलाइज करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज जो रेशियो है आपके न्यूक्लियस के और एटम के साइज का, वो रेशियो एग्जैक्टली ऐसा है कि अगर मैं इस रूम किसी भी एक रूम की बात करता हूँ तो इस रूम के अंदर एक डस्ट पार्टिकल भी अगर सेंटर में मैं रख देता हूँ तो उस डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है हमारा न्यूक्लियस अगर ये रूम हमारा एटम है। ठीक, इसको देखने का एक तरीका और है कि अगर आप क्रिकेट के स्टेडियम को एक एटम बनाते हैं तो क्रिकेट की जो बॉल है उसका साइज हो जाएगा न्यूक्लियस का। तो ये जो रिलेटिव साइज है एक एटम का और न्यूक्लियस का, और इनका जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है ना। इनफैक्ट आप इस बात से ये चीज समझ सकते हैं कि 99% स्पेस हर एटम की जो है वो एम्प्टी है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स की हर चीज में 99% स्पेस जो है वो एम्प्टी है। इनफैक्ट हर मैटर में, है ना। आप ये सोचिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में 99% स्पेस एम्प्टी है, अर्थ में 99% स्पेस एम्प्टी है। उसके अलावा हम जानते हैं कि यूनिवर्स इटसेल्फ इतना फार अपार्ट है, सारे के सारे सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सोलर सिस्टम हो गया, एक स्टार दूसरे स्टार से इतना डिस्टेंट है कि उनके बीच की स्पेस भी बहुत ज्यादा एम्प्टी है। तो बिल्कुल ऐसी वास्ट एम्प्टीनेस है, एटॉमिक लेवल तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फॉर्मूला। तो अगर रेडियस का आप एक फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, r0 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 1/3। a क्या है यहाँ पे? a है हमारा यहाँ पे
एटॉमिक नंबर। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर जैसे जैसे मास नंबर है हमारा A, आप जैसे जैसे इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ाते जाएंगे, जितने ज्यादा आपके न्यूक्लियॉन्स आते जाएंगे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियॉन्स आपके टोटल जो काउंट है वो आप यहाँ लिखें और उसकी पावर 1/3 करेंगे जब, तब हमारा रेडियस आएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली ज्यादा इजी हो जाता है जब आप वॉल्यूम के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पे इसकी पावर 1/3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, आपका ये जो R0 है इसकी वैल्यू है 1.2 फेम्टोमीटर, एंड फेम्टोमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर्स। ठीक है, चलिए ये तो छोटी सी बात हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ मास हमने लिखा, तो हमने कहा कि टोटल मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा मास जो कि एक एटॉमिक मास यूनिट है किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने भी आपके पास हैं, अपॉन 4/3 पाई r क्यूब के अंदर इसका क्यूब हो जाएगा तो नीचे एक a आ जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो फाइनल आंसर है इसमें ये m क्या है, ये है m मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम दे देते हैं हम लोग, अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब, जिसमें r0 की वैल्यू ये है। तो आप देखिए इसका जो रिजल्ट आता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ a आता है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इट डज नॉट चेंज। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है ये लिखा हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लिखा हुआ, थोड़ा सा न्यूट्रॉन हैवी होता है प्रोटॉन से। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे कि एक न्यूट्रॉन ब्रेक करके एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो बनाता है, तो वो चीज हम बाद में देख लेंगे। ठीक, इनिशियली आप ये समझिए कि न्यूट्रॉन इज वेरी स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1860 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको बोलना है तो 2000 टाइम्स कर सकते हैं, एक थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू है 1860 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये भी है एक इंफॉर्मेशन, आगे चलते हैं। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट में हम इनकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं और इसको हम बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। तो हमको पता है कि किसी भी एटम में आपका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही मास होगा जितना आपके न्यूक्लियॉन्स का नंबर है मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सारे एलिमेंट्स को। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x a z, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे a क्या है, ये है एटॉमिक मास या फिर इसको आप मास नंबर बोलते हैं, और ये हो जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। चलिए ये सब आपको पता ही होगा। z क्या हो जाता है, यहाँ पे z हो जाता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, x यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है केमिकल नेम। तो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए यूरेनियम का लिखना चाहते हैं तो यूरेनियम को आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे यूरेनियम 235 92, क्योंकि 92 जो है वो इसके नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक, इसका मतलब है कि यूरेनियम पे पॉजिटिव 92 का चार्ज है, पॉजिटिव 92 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, 235 क्या है, ये इसका एटॉमिक मास। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर आप कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन हो जाएगा a माइनस जेड। ठीक है, तो इस केस में आप 235 माइनस 92 करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आपके आ जाएंगे 143। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। ये तीनों बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से ना देखें तो, और बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम हो पर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा पर प्रोटॉन का डिफरेंट होगा, एंड आइसोबार्स में टोटल मास नंबर सेम होगा। ठीक, एग्जांपल से समझना ज्यादा आसान है इसको। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आपका यहाँ पे Z की वैल्यू सब में सेम आ जानी चाहिए पर A की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए C11 6 है ना, 11 है, मतलब ये जो कार्बन का एक आइसोटोप है
जिसमें कार्बन के 12 की जगह 11 मतलब एक न्यूट्रॉन कम है, ठीक है। यूजुअली कार्बन में क्या होता है, हमको C12 C612 हमको नॉर्मली कार्बन मिलता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 6 नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड 12 नंबर ऑफ सॉरी 6 एटम्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, माय बैड। चलिए, तो अब देखिए इसके अंदर अगर एक न्यूट्रॉन कम हो जाए तो ये बन जाता है 11C6, 12C6 हमारा मोस्ट कॉमनली फाउंड है, 13C6 एंड 14C6, ये भी दो टाइप्स ऑफ हमको कार्बन एटम्स मिल जाते हैं जिनमें एक एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हमको हम आइसोटोप्स बोलते हैं इनको। सिमिलरली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो आपके ये आपको नोन होंगे केमिस्ट्री में। सिमिलरली आइसोटोन्स क्या आ जाएगा, आइसोटोन्स के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम आना है, जिसका मतलब है कि A माइनस Z की वैल्यू सेम आनी पड़े। तो आप देखिए कार्बन का अगर मैं 14 और 6 वाला लेता हूँ एक एटम, तो ऑक्सीजन का 16 और 8 वाले एटम के बराबर इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। सिमिलरली फ्लोरीन का 17 9 वाला जो मैं लूंगा उसमें भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आइसोटोन्स का, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार। आइसोबार जो वर्ड है बार, वो वेट के लिए यूज किया जा सकता है। तो बार जो है मास नंबर सेम होना चाहिए, 16C6, 16N7, 16O8, इनफैक्ट 16F9 भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये सारे जो हैं इन सब का मास सेम और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एलिमेंट चेंज होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तीनों आप याद रखें। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ना लास्ट है हमारा न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, तो आप देखिए, तो लास्ट है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगा, आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ज्यादा इनफैक्ट एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री में करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के अपने शेल्स हैं, उन शेल्स के अंदर भी उनके ऑर्बिटल्स डिफाइंड है, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव स्पिन प्लस हाफ एंड एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव स्पिन का, है ना। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वो स्पिन क्या है, वो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिफाइन एग्जैक्टली कर नहीं पाते हैं। तो उसका जो फर्स्ट नेम ओरिजिन किया था उसको स्पिन बोला था, है ना। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, इनफैक्ट एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो कि उसके एंगुलर मोमेंटम से मैच नहीं कर पाता, विच इज एक्चुअली वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। तो उसी तरीके से एक न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर नॉट जस्ट सिटिंग, उनके भी ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में उनके पास स्पिन भी होता है। तो हर एक न्यूक्लियॉन जो है वो अपना एक स्पिन एग्जीक्यूट करता है, प्लस उनका अपना एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो आप देखिए यहाँ पे इनके ऑर्बिटल स्टेट्स है वेल डिफाइंड, जिसमें ये बैठे हैं, और इनके पास एक इंटरनल स्पिन भी है और एंगुलर मोमेंटम भी है। तो आपके जो टोटल न्यूक्लियर स्पिन जो है, वो सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का स्पिन जो है प्लस उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उन सब का जो वेक्टर सम है, वो आपका निकल के आता है न्यूक्लियर स्पिन। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी न्यूक्लियस को एक स्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, इट हैज अ स्पिन ऑफ इट्स ओन, और वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं कि एटम का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन से बनता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए आप ये सब नोट कीजिए, हम इसके आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियस के लिए सबसे पहले हम इनफैक्ट किसी भी एनर्जी को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस समझनी पड़ेगी। ये कहता है कि कोई भी मास कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, एंड एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है मास में, इस फॉर्मूला से, ठीक है। इन दैट सेंस यू कैन अज्यूम कि मास जो है वो एनर्जी का एक बहुत कंप्रेस्ड वर्जन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे c स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c है लाइट की स्पीड, तो आपको उसको वैसे का वैसे यूज करना है। आप देखिए अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है कुछ इस तरीके से। आप अगर इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी, ये एनर्जी आती है 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑलराइट। तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन c स्क्वायर, ठीक है।
इनफैक्ट ये सी स्क्वायर यहाँ से आप यहाँ ले जाएंगे तो भी बिल्कुल सही रहेगा, और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सिमिलरली एक एटॉमिक मास यूनिट है जो कि हमारा एक न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन का मास है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन सी स्क्वायर। ये मेगा का मतलब है यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, किलो का मतलब है यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है मास को लिखने का। एंड सेकेंडली आपको पता है कि मास कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक, अब अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें तो आप देखिए किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस का इनफैक्ट जो मास होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से कम होता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा वियर्ड बात है। आपका जो न्यूक्लियस है जिन पार्टिकल से मिलके बना है उन पार्टिकल से हल्का है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर इनफैक्ट हम इस चीज को मास डिफेक्ट बोलते हैं कि ये जो मास का डिफरेंस है, अगर मैं बोलता हूँ कि Z जो है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस N जो है इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हाथ में रखता हूँ अलग अलग, और फिर मैं इन सबको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, तो आपका जो न्यूक्लियस का मास आएगा वो इनके टोटल मास से कुछ कम आएगा, और जो ये मास का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं एक न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता हूँ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो इतनी ही एनर्जी मुझे उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली यही बोलता है कि डेल्टा एम सी स्क्वायर, जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, is the amount of energy needed to be added to the nucleus to separate it into its constituent nucleons। ठीक है, आप इतनी एनर्जी देंगे जब किसी न्यूक्लियस को, तब वो एनर्जी तब वो न्यूक्लियस सेपरेट होगा अपने छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है, तो टोटल रेस्ट एनर्जी ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में है, वहां पे उसकी एनर्जी ओवरऑल लो है, एंड आप अगर एक पार्टिकल्स को सेपरेट कर देते हैं तो उनकी टोटल एनर्जी ज्यादा आती है। ठीक है, चलिए इसको और डीपली अभी मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, तो आपकी पूरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या रहेगी उसकी हमको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी EB पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू आप EBN से लिखते हैं। एंड इसका फायदा क्या है इसको ऐसे लिखने का कि आप एक एवरेज नंबर आपको मिल जाता है कि एवरेज आपको हर न्यूक्लियॉन पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए। तो इससे हमको काफी ज्यादा डिटेल में आइडिया लग जाता है कि अलग अलग एटम्स या अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियस किस तरीके से पैक्ड है, और किन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस पैक करने में ज्यादा एनर्जी जा रही है, या किन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं हम एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पे हमने EBN लिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे एटॉमिक मास है। देखिए शुरुआत अगर हम करते हैं, शुरुआत में एक्चुअली थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये चार्ट एग्जैक्टली स्केल से नहीं है, बट आप इसको अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, आपके पास ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यहाँ पे आ गया हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 13 एंड ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्राफ है एक अप्रोक्सीमेट ये पाथ फॉलो करता, बट बीच बीच में यहाँ पे कुछ स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का क्या मतलब कि यहाँ पे हीलियम है जो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब आप इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स से न्यूक्लियस बनाओगे। इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको जब मैं मिक्स करूंगा और न्यूक्लियस बनेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हीलियम ज्यादा स्टेबल है, कार्बन 12 ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन 16 ज्यादा स्टेबल है, और ये हमको नेचर में भी बहुत कॉमनली नजर आते हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखिए एक बार आप 30 के मार्क के आगे चले जाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बेंड दिखाया है वो और भी कम बेंड होता है, एंड ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आती है अप टू अबाउट 170।
तो ये मैंने लिखा है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट EVN आ जाता है 30 से 170 के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखिए इसमें सबसे ऊपर एक ये है, यहाँ पे सल्फर है 32, सबसे ऊपर आ जाता है आपका फेरस या आयरन 56। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो है वो आयरन की है और इसकी वैल्यू है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप यूरेनियम की बात कर लें जो आगे हमारे काम आएगा, ये है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो अब देखिए इस चार्ट से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि आयरन का सबसे ऊपर होने का क्या यूज है, क्या मतलब है। तो आप देखिए आपके जितने भी कोर हैं, चाहे आप अर्थ का कोर लें, चाहे आप सन का कोर लें, इनफैक्ट और भी आप स्टार्स देखेंगे, इन सब स्टार्स के जो कोर्स हैं ये सब आयरन के बने हुए हैं। और ये क्यों आयरन के बने हुए हैं? बिकॉज जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, केमिकल नहीं सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी हो रही है स्टार्स के अंदर, या तो वो बिल्कुल छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा होगा। बेसिकली स्टार्स के अंदर यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स हैं, अबंडेंट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि वो सबसे कॉमन, सबसे छोटा है, सबसे इजी टू मेक है। तो स्टार्स यूजुअली क्या करते हैं, छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो फेरस या आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पे है इस ग्राफ में, और इसको और ब्रेक डाउन करने पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलने वाली, इसको किसी चीज से कंबाइन करके आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली, ये सबसे स्टेबल है। तो एक तरीके से स्टेबिलिटी में सबसे नीचे जो पॉइंट आता है वहां पे आपका इक्विलिब्रियम बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही फेरस जो है ये एक इक्विलिब्रियम है आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस का। तो इवेंचुअली सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो यहाँ से शुरू होती हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के हीलियम बना रहे हैं, जो भी फ्यूजन रिएक्शंस हैं वो सब कल्मिनेट होती हैं आयरन पे, और आयरन के आगे नहीं चल जाती। ठीक है, उससे हेवी जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बनते हैं इनके भी कोर में। ठीक है, जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं या कोई भी ऐसे आयरन के सेंट्रल पार्ट पे, जो सन के बिल्कुल सेंटर में, जो एक्सट्रीमली प्रेशर पे, जो एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स बचते हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड हो जाती है कि वो और न्यूक्लियॉन्स को ऐड करें और हेवी न्यूक्लियसेस बनाएं। तो जो यूरेनियम हो गया या इसके आगे आने वाले जितने भी न्यूक्लियसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो यूनिक है इस सेंस में कि वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं पूरे यूनिवर्स में, और उनका अवेलेबिलिटी खाली हेवी स्टार्स के सेंटर्स में ही होती है। ठीक है, तो जब तक वो स्टार्स एक्चुअली एक्सप्लोड नहीं करते सुपरनोवा में, तब तक वो एलिमेंट्स बाहर नहीं आते। ठीक, तो आज हमारे पास अगर कहीं भी अर्थ के अंदर भी या बाहर कहीं भी गोल्ड, प्लैटिनम, जितने भी बड़े, सिल्वर भी हो गया, जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं, ये सब किसी न किसी स्टार के सेंटर में बने हुए एलिमेंट्स हैं, जो आज हमारे पास यहाँ अर्थ पे स्केर्सली अवेलेबल हैं, है ना, बहुत ज्यादा अबंडेंट नहीं है ये। तो नेक्स्ट बात ये है कि आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के दो रास्ते हैं। या तो आप छोटे न्यूक्लियस को ऐड कीजिए जो कि फ्यूजिंग या फ्यूजन कहलाता है, या फिर आप एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़िए। अब जैसे अगर हम 250 के आगे चले जाएं तो हमारे पास बड़े न्यूक्लियस हैं, जिनको ब्रेक करके अगर मैं उनके हाफ पे आता हूँ, 120 के आसपास लाता हूँ, अगर मैं मान लीजिए 240 को मैं 120 बना, तो आपके पास यहाँ कुछ एनर्जी का गैप है, जिस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिशन एनर्जी। तो या तो आप ब्रेक करो लार्ज न्यूक्लियस को, या आप छोटे न्यूक्लियस को मिक्स करो। ये दोनों प्रोसेसेस क्या करेंगे, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिस एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड चीज, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 30 से 170 के बीच की, ये हमको बताती है कि जैसे जैसे आपका जो एटॉमिक वो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज जो बढ़ता जा रहा है या एटॉमिक मास जो आपका बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ नहीं रही। वो बढ़ इसलिए नहीं रही बिकॉज पर न्यूक्लियॉन की अगर हम बात करें, एक न्यूक्लियॉन जो है अपने आसपास के न्यूक्लियस, अपने आसपास के न्यूक्लियॉन्स को ज्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो इसका जो इंटरेक्शन है वो हम लिखा ही है यहाँ पे कि कैन नॉट इंटरैक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस तक इसका इंटरेक्शन नहीं चलता है। इसका इंटरेक्शन चलता है केवल इसकी इमीडिएट विसिनिटी में। इमीडिएट विसिनिटी मतलब बिल्कुल आसपास के। इस चीज को हम बोलते हैं सैचुरेशन, कि आपका जो लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरेक्शंस हैं, आप अपने आसपास के रेंज तक इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है न्यूक्लियर फोर्स की, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में नहीं देखते हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये फोर्सेस 1/r² से कम होते हैं एंड इनकी रेंज काफी ज्यादा है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज इतनी कम है कि वो एक पूरा न्यूक्लियस भी कवर नहीं करता। मतलब अगर आपके न्यूक्लियस में साइज बढ़ता जा रहा है, जो मास नंबर है वो बढ़ता जा रहा है अगर न्यूक्लियस का, तो उसके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रखने पड़ते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दूर के प्रोटॉन्स को या दोनों एज के प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटी रेंज पे ये फोर्स चलता है, एक पूरा न्यूक्लियस का रेंज भी कवर नहीं कर पाता। ऑलराइट, चलिए तो हम न्यूक्लियर फोर्स की और बात करते हैं। मैं फिर उसका समरी लिख देता हूँ ताकि नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के, अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताना चाहूँ तो न्यूक्लियर फोर्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि इसका काम क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करना। किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन साथ में बैठे हैं वो सब जब रिपल्शन करेंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखिए नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज वेरी लार्ज देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी, है ना। उसके अलावा जब हम इतने छोटे साइज में चले जाते हैं 10⁻⁻15 मीटर्स के साइज में, तो आप देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस जो है 1/r² से चेंज होता है। तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू रख भी दूं 10⁻⁻19, अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों जो प्रोटॉन्स है उनका चार्ज है और उसके नीचे डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस लगाता हूँ 10⁻⁻15 का स्क्वायर, तो जो वैल्यू आ जाएगी फोर्स की वो फिर भी बहुत लार्ज वैल्यू आती है। और उतनी लार्ज वैल्यू को फॉर सच अ स्मॉल मास बैलेंस आउट करना, उसके लिए और भी ज्यादा बड़ा फोर्स हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि एक है इंडिपेंडेंट है ये चार्ज के, मतलब आपका जो फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये फोर्सेस आपके इक्वल हैं, आप में इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन होता है जो हमने लास्ट पॉइंट पे लिखा है, ये मैं अभी समझाता हूँ। अगली बात ये है कि शॉर्ट रेंज जो है फोर्सेस, सॉरी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी शॉर्ट रेंज है। कितना शॉर्ट रेंज? ये 10⁻⁻14 मीटर्स के बाहर नहीं जा पाता, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 फेम्टोमीटर्स के बाहर इसकी रेंज बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ये 10 फेम्टोमीटर्स तक ही आता है, और इस रेंज के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये 50 to 60 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के, ठीक है। चलिए एक और बात है यहाँ पे कि एक सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जो लार्ज डिस्टेंस पे भी एक ही पॉइंट की तरफ लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक प्रोटॉन सेंटर में है और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटॉन, ठीक है। या अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो इसका जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। तो ये जो सिंगल डायरेक्शनल फोर्सेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। बट आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कि ये स्पिन पे डिपेंड करता है। एंड स्पिन क्या है, जैसा कि हमने पीछे बात करी थी, ये सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं इन सब में कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है या एक स्पिन है। इस स्पिन का अगर डायरेक्शन पैरेलल है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसा कि हमने यहाँ बात करी थी। और अगर इनके स्पिन एंटी पैरेलल है तो उसका थोड़ा सा फोर्स कम हो जाता है। तो इस चीज पे थोड़ा डिपेंड जरूर करता है इसका न्यूक्लियर फोर्स। बस उसके अलावा बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो फोर्स है वो सिमिलर है, ठीक। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की कि न्यूक्लियस स्टेबल हैं, तो टोटल कितने टाइप के न्यूक्लियस को हमने आज तक स्टडी किया है या देखा है, तो उनकी वैल्यू है 2500 इनको हम न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। आप न्यूक्लियाइड जब भी वर्ड यूज करते हैं आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो जो हमने देखा आइसोटोप्स या आइसोबार्स या आइसोटोन्स जो भी थे, ये सारे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाइड्स हैं। आपको कुछ भी एक अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके जो न्यूक्लियस बनाता है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो हमको पता है कि 2500 नोन न्यूक्लियाइड्स हैं, जिनमें से स्टेबल है केवल 260 न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये बहुत कम न्यूक्लियसेस हैं जो एक्चुअली स्टेबल हैं। इसके अलावा सारे न्यूक्लियसेस क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीके। और डीके करने का इनका कुछ टाइम होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
और डीके करने का प्रोसेस ऐसा होता है कि ये अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। अल्फा बीटा और गामा जो नाम था ये एक्चुअली बेक्केरेल ने दिया था, जिन्होंने इस चीज का डिस्कवरी किया था, शायद 1896 के आसपास का टाइम था जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने इसको अल्फा बीटा गामा इसलिए बोला क्योंकि उनको एग्जैक्ट नेचर नहीं पता था कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये किस चीज के बने हैं या एग्जैक्टली क्या है। अब हम आफ्टर स्टडीइंग देम जानते हैं कि अल्फा एग्जैक्टली क्या है, बीटा क्या है एंड गामा क्या है, तो हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम बोलते हैं कि एक पैरेंट न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होके एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है। पैरेंट न्यूक्लियस इटसेल्फ क्या होगा, अनस्टेबल होगा, जबकि जो डॉटर न्यूक्लियस है जिसको ब्रेक करने के बाद जो बनेगा वो एक स्टेबल न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, तो इस डीके को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके। जब आपका जो भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो एमिट कर रहा है अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स या एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, और वो एक स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए स्टेबिलिटी की बात, तो स्मॉल न्यूक्लियाइड जो है, जैसा कि मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा, इनमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली 1 है। बट जैसे जैसे आप बड़े न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, बिकॉज इसके जो फोर्सेस हैं प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्सेस वो बहुत एक्सट्रीमली हाई होते जाएंगे, जबकि न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो उनको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पड़ते हैं। अब ये जो बड़े बड़े न्यूट्रॉन्स हैं इसका जो वैल्यू है n/z का, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वैल्यू 1.6 तक चले जाता है। एंड जो हैवी स्टेबल न्यूक्लियस हमने देखा है वो है बिस्मुथ का, जो कि 209 एटॉमिक मास एंड 83 एटॉमिक नंबर का है। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर है 1.6, ये बिस्मुथ के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने देखा है कि बिस्मुथ के बाद के जितने भी न्यूक्लियसेस हैं वो सब अनस्टेबल हैं। ठीक है, अगर वो नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियस है तो हम उसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और ऐसे हमको बहुत सारे एग्जांपल्स नेचर में मिल जाते हैं। अगर हम उनको लैब में क्रिएट करें तो उनको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल हम अल्फा बीटा एंड गामा डीके को स्टडी कर लेते हैं तो हमारा काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा डीके की अगर मैं बात करता हूँ तो आप बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल है क्या। हमने काफ़ी लेट इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट से समझा कि अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियसेस। हीलियम न्यूक्लियस है तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं स्ट्रिप कर देता हूँ, देखिए तो हीलियम के पास क्या बचेगा, 4 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास एंड 2 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। So this is exactly a helium nucleus, and जब एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, न्यूक्लियस जब एक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उसको कुछ वेट निकालना है, मास निकालना है अपने अंदर से, तो वो अल्फा डीके करता है प्राइमरीली। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको पता है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा रिलीज करेगा तो Z की वैल्यू में जो Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो Z की वैल्यू में 2 का डिक्रीज होना है एंड A की वैल्यू में 4 का डिक्रीज होना है। तो आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि X डीके होके Y बनता है, तो आप देखिए Y के अंदर ऑब्वियसली जो एटॉमिक मास है वो 4 कम होगा X से, एंड सिमिलरली जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम होगा Z से। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यूरेनियम का। इनफैक्ट ये आपको याद भी रखना चाहिए, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है विद एन अल्फा डीके। तो यहाँ पे देखिए 238 हो जाएगा 234 एंड 92 बन जाएगा 90। ठीक है, तो दिस इज एन अनस्टेबल एंड दिस इज एटलीस्ट मोर स्टेबल देन द यूरेनियम न्यूक्लियस। तो ये एक अल्फा डीके का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं तो एक तो ये सीधी सी बात है कि बहुत हैवी अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसी में ये चीज होती है। कितना हैवी, टू लार्ज टू बी स्टेबल। ठीक, इसको देखिए अनस्टेबल क्यों होगा ये, क्योंकि इसमें कोलम्बिक रिपल्शन बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, तो ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की वो मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन का जो फॉर्मूलाज है उनको फॉलो करती है। ऑलराइट, जो स्ट्रीम है अल्फा पार्टिकल्स की उसको हम बोलते हैं अल्फा रे, जिसके बारे में हम और भी थोड़ी सी आगे बात कर लेंगे लास्ट में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। क्यू वैल्यू हम बोलते हैं एनर्जी को किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ, नॉट जस्ट
न्यूक्लियर रिएक्शन, एनी रिएक्शन, अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ A प्लस एक्स मेक्स B प्लस वाई, ठीक है, तो आपकी Q वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जितना भी आपका मास डिफेक्ट आने वाला है। मास डिफेक्ट के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे कि इनिशियली आपके पास कितना मास था। इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ m ऑफ A प्लस m ऑफ x माइनस m ऑफ B माइनस m ऑफ y, तो आपका इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी ये आपको मिल जाएगा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो देखिए अगर यहाँ पे मास डिफेक्ट पॉजिटिव है तो ये वैल्यू अगर इनिशियल मास फाइनल मास से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे मास अगर डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो अगर ये Q वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आती है तो आपका एनर्जी रिलीज होगा, है ना, एनर्जी रिलीज, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अगर आपका Q वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये जो भी प्रोसेस आप देख रहे हैं वो एंडोथर्मिक होने वाला है। चलिए, एक तो ये बात आ गई कि ये जो एनर्जी है ये मास डिफेक्ट से आ रही। तो अगर हम इस केस में देखें, पिछले केस में, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे था x और ये कन्वर्ट हुआ था y प्लस एल्फा में, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आपका मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ जो हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है, इनका जो मास डिफेक्ट है इस रिएक्शन का मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको यहाँ की Q वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो Q वैल्यू है ये एक्चुअली एनर्जी की वैल्यू है जो यहाँ से निकल के आने वाली है। तो ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको मिल जाती है जब ये आपको रिएक्शन देखते हैं। तो इवेंचुअली अल्फा पार्टिकल एंड जो आपके न्यूक्लियस है इन सबके पास जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो इस मास डिफेक्ट में से ही आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डीके। बीटा डीके के एक्चुअली 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो इन तीनों प्रोसेसेस को हमने लिख दिया है। एक है बीटा माइनस का एमिशन, एक है बीटा प्लस का एमिशन, और तीसरा है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बीटा माइनस क्या है। बीटा माइनस इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में प्लस एन इलेक्ट्रॉन प्लस एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंड ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक, मतलब ये एनर्जी रिलीज कर देता है। चलिए अब देखिए न्यूट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है किसी न्यूक्लियस के अंदर और वहां पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा करना है तो ये प्रोसेस काम आएगा। अब एंटी न्यूट्रिनो को हम समझ लेते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। एंटी न्यूट्रिनो का साइन है ऊपर की तरफ जो बार है ये बताता है कि एंटी है, ठीक है। इसका 0 रेस्ट मास है, इसका कोई चार्ज नहीं है और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ±1/2 हो सकता है, ठीक। चलिए एक बार के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को इतना ही याद रखते हैं और आगे चलते हैं। आपका अगर मान लीजिए कि एटॉमिक मास है A, तो एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। आपका यहाँ पे केवल एटॉमिक नंबर जो है ये चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ Z से आप Z+1 तक चले जाते हैं, आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। इसका अगर आप Q वैल्यू देखना चाहें तो Q वैल्यू का फॉर्मूला ये है, आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। बीटा प्लस डीके जो है इसमें आपका जो रिलीज होने वाला पार्टिकल है वो है एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज, उसका मास एग्जैक्टली वही होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। अब जब भी दो पार्टिकल एंटी पार्टिकल को मिलाते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर लाइट में, ठीक है। तो अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं दो गामा रेडिएशंस में और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। ऑलराइट, सिमिलरली आप रेडिएशन से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो देखिए अब यहाँ पे पॉजिट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो प्रोटॉन है ये कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में बाय रिलीजिंग अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा केस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसके अंदर क्या होता है कि एक के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है एक प्रोटॉन के अंदर और यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रिनो वो भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और एक न्यूट्रिनो रिलीज करता है।
बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका पॉजिट्रॉन है, जबकि इस वाले प्रोसेस में आपका लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात ये है हमारी कि इस वाले जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसमें आपका एक एक्सरे भी रिलीज होता है, बिकॉज आपके के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो आपने अंदर एब्जॉर्ब किया उसका वहां पे स्पेस खाली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे प्रोसेस को देखें और उसकी इक्वेशन को स्टडी करें, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने Z+1 लिखा था, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे E- है और यहाँ पे Z+1 करना पड़ेगा इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे E+ जब आएगा पॉजिट्रॉन, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक रिडक्शन हो जाएगा -1। ठीक है, तो Q वैल्यू में यहाँ पे -2 Me आता है, और ये आप अगर इन दोनों का फाइनल और इनिशियल को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि -2 Me कहाँ से आता है। ठीक, एक और मैंने नीचे लिख दिया कि आइसोलेटेड न्यूट्रॉन जो है वो डीके होके प्रोटॉन बन जाता है, बट आइसोलेटेड प्रोटॉन डीके होके न्यूट्रॉन नहीं बन सकता है। दोनों प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक नहीं हो सकते, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हमने देख लिया। बेसिक बात यही है कि यही प्रोसेस है, बस इलेक्ट्रॉन इसमें लेफ्ट हैंड साइड है आपकी इक्वेशन के, और आपका जो क्यू फैक्टर है वो इसके जैसा आता है, आप उसको देख सकते हैं, कहीं भी लिखने की जगह नहीं बची थी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। डीके अगर मैं बात करूं तो गामा रेज एग्जैक्टली क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जिसका मतलब है कि अनचार्ज्ड है और इनका कोई मास भी नहीं है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकलने का प्रोसेस है उसके अंदर आप केवल एक एक्साइटेड स्टेट से एक ग्राउंड स्टेट तक लाते हैं न्यूक्लियस को। तो हमने सिर्फ इसको एक स्टार से रिप्रेजेंट किया एक्साइटेड स्टेट को, और आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट हमने एटम्स में पढ़ी है, ये चीज न्यूक्लियस में भी बिल्कुल वैसे एग्जिस्ट करती है। न्यूक्लियस में भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी स्पॉन्टेनियसली डिक्रीज होती है लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए, तो आपके गामा डीकेज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम गामा डीके की बात करें तो गामा डीकेज यूजुअली कब आते हैं, जब आप अल्फा या बीटा डीकेज से एक ऐसे एक्साइटेड स्टेट के एलिमेंट तक पहुंचते हैं जिसके बाद डीके गामा डीकेज होने के बाद आपकी ग्राउंड स्टेट आती है। तो एक कोबाल्ट का एग्जांपल है, कोबाल्ट यहाँ पे 60 वाला यूज किया है। इसको अगर हम लोग एक बीटा डीके कराते हैं, बीटा माइनस डीके, तो ये निकल बनता है, एंड निकल के एक्साइटेड स्टेट से वो नीचे तक आता है अपने ग्राउंड स्टेट तक। सिमिलरली कोबाल्ट 57 का भी एक होता है जिसमें वो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, और फिर वो भी ग्राउंड स्टेट तक आने के लिए दो अलग अलग लेवल्स पे गामा डीकेज करता है। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स में आगे और लिख दूंगा। अभी देखिए, ये एक मैंने एग्जांपल लिखा जिसमें काफी सारे डीकेज होते हैं। आप यूरेनियम 238 से फाइनली आप प्लम्बम मतलब लेड 206 तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं एक अल्फा डीके हुआ। अल्फा डीके होगा तो आपका मास कितना कम हो जाएगा, 4, एंड आपका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो ये बना थोरियम 234। फिर एक बीटा माइनस डीके हुआ, तो 234 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, बट इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाता है, तो ये बन जाता है Pa, जो कि होता है प्रोटैक्टिनियम। ठीक है, चलिए प्रोटैक्टिनियम से फिर एक अल्फा डीके हुआ, फिर यूरेनियम बना, बट इस बार 238 की जगह 234 का बनता है। ठीक है, एंड इस बार इसका एटॉमिक नंबर भी 92 नहीं 91 है। फिर थोरियम बनेगा, वापस एक और अल्फा डीके होके थोरियम से एक और अल्फा डीके होगा और रेडियम बनेगा। रेडियम से एक और अल्फा डीके रेडॉन, रेडॉन से एक और अल्फा डीके पोलोनियम, पोलोनियम से एक और अल्फा डीके प्लम्बम। बट ये जो प्लम्बम है ये अभी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट वाला नहीं है, प्लम्बम मतलब लेड। लेड से एक बीटा माइनस डीके बनाएगा बिस्मुथ, 82 का 83 हो गया। बिस्मुथ से एक और बीटा माइनस डीके बनाएगा वापस से पोलोनियम, पोलोनियम से एक और अल्फा डीके बनाएगा वापस से प्लम्बम। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं नेचर में, और ये पूरी एक सीरीज है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की। ठीक है, आप लेड पे आ गए हैं, बट इस बार आपके लेड का एटॉमिक मास जो है ये 210 है। अब 210 से वापस बिस्मुथ बनाएगा 83, 82 से 83 बीटा माइनस डीके से, बिस्मुथ से वापस पोलोनियम बीटा माइनस डीके से, और फिर फाइनली एक अल्फा डीके जो हमको फाइनल ग्राउंड स्टेट का या एक स्टेबल हमको न्यूक्लियस मिलता है लेड का 206 एंड 82। ऑलराइट बच्चों,
आप इसको नोट कर सकते हैं या इसको आप आराम से देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगर रेडियो एक्टिव डीके के लॉ को समझना चाहें, मतलब इसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझना चाहें, तो आपके बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है, एक बहुत सिंपल सा आपके पास एक रिजल्ट है कि जितने भी एक्टिव न्यूक्लियस डीके करेंगे पर यूनिट टाइम डीके करने वाले जो एक्टिव न्यूक्लियस हैं, उनका नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे या जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ डीकेज हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डीके का ग्राफ है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट के लिए बहुत हाई वैल्यू ले लेगा, एंड जैसे जैसे अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, ये ग्राफ भी काफी ज्यादा डिक्रीज होता जाता है। ठीक, इस चीज को हम एक बार मैथमेटिकली समझे अगर, तो हमारे पास ये टर्म है कि dN/dt जो है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, तो यहाँ पे हम dN/dt को माइनस लैम्डा इंटू dN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट है। डीके कांस्टेंट का काम देखिए, अभी समझाता हूँ। पहले आप देख लीजिए, माइनस क्योंकि माइनस है यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीजिंग है एक्टिव न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, ये नेगेटिव उसको कैंसिल आउट करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप रेडियो एक्टिविटी की जब बात करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, मतलब ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे, चांस पे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ चांसेस पे चलने वाली चीज है। इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली कोई एक कॉज है जिसकी वजह से कोई एक न्यूक्लियस है वो ही डिसइंटीग्रेट करेगा। इट्स नॉट ऑलवेज अ फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। आपका प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम आपको निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हर एक न्यूक्लियस के पास चांस है कि वो कर सकता है डीके या नहीं कर सकता। इट्स जस्ट उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आती है वो हम देखते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता होता कि कौन सा न्यूक्लियस कब डीके करने वाला है, कौन सा पहले डीके करेगा, कौन सा बाद में करेगा। इट्स ऑल रैंडम। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला से अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, तो dn/n का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln। इसको मैंने n से n0 तक कर दिया। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, देखिए, ये फाइनल जो आपका n आने वाला है, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा फाइनल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट टाइम t। ठीक है, n नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, यहाँ भी न्यूक्लियाई लिख देते हैं हम, एट टाइम t नॉट। ऑलराइट, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ लिखनी है, लैम्डा तो हमें पता ही है क्या है, एंड t की वैल्यू आप 0 से t तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप t टाइम पे, एंड t नॉट क्या है आपका इनिशियल टाइम खुद ही 0 है, तो आप 0 से लेके t टाइम तक कितने न्यूक्लियसेस आपके बचने वाले हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हमारे इस फॉर्मूला में आ जाता है। ठीक है, नोट कीजिए एक बार बच्चों। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस लेके, मैं ऊपर से स्पेस ले लेता हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, तो हम यहाँ पे पहले एक चीज निकाल लेते हैं, एन डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन डैश हम ले लेते हैं फाइनल जो आपके न्यूक्लियसेस हैं n, ये ऑब्वियसली इनिशियल से कम होने वाले हैं, तो फाइनल न्यूक्लियस को मैं इनिशियल से माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियर, है ना। तो आपके कितने न्यूक्लियस डिके करते हैं उसका नंबर आपको मिल जाएगा n डैश, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, n नॉट अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
आपके पास क्या है, एक है एन आपको बता रहा है कि ये वाले न्यूक्लियसेस हैं जो सेफ हैं, जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, जिनका डीके नहीं हुआ। एन डैश वो न्यूक्लियसेस हैं जिनका डीके हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूं नॉट डीके की, ठीक है, नॉट डीके की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो आप यहाँ पे इस n की वैल्यू को इस n नॉट से डिवाइड कर देंगे, n बाय n नॉट, तो प्रोबेबिलिटी सिंपली आपकी आ रही है e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड करने वाली है प्रोबेबिलिटी। एंड अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, आप या तो बेसिकली देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डीके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके दोनों मिलके 1 बनाएगा, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर लैम्डा टी, या फिर आप देख सकते हैं कि इसको मैं n डैश अपॉन n नॉट करूंगा तो भी मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e की पावर लैम्डा टी। तो ये दोनों चीजें हमको प्रोबेबिलिटी बता देती है क्या चांसेस हैं किसी भी एक न्यूक्लियस के डीके होने के या ना डीके होने के, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। एक्टिविटी इज वेरी सिंपली कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं माइनस dn/dt से नंबर ऑफ डीकेज पर यूनिट टाइम, एज सिंपल एज दैट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ डीकेज हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम उतनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो dn/dt हमको पता है लैम्डा n के इक्वेट होता है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं माइनस dn/dt बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ लैम्डा n, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, a नॉट जो कि आपकी इनिशियल एक्टिविटी है उसकी टर्म्स में a इज इक्वल टू a नॉट t की पावर माइनस लैम्डा t, ऑलराइट। तो आप देखिए एक्टिविटी जो है a नॉट ये धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, कुछ इस तरीके से। ये आपका ग्राफ कैसा होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा e की पावर माइनस के साइन का, और ये एक्सपोनेंशियल डीके कहलाता है। इसके अंदर भी आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने वाली है टाइम के साथ साथ, मतलब धीरे धीरे नंबर ऑफ डीकेज भी कम होते जाएंगे, जैसे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, टोटल एक्टिव न्यूक्लियर कम होता जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट्स देख लीजिए जल्दी से। पहली एक यूनिट है इसकी ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं बेकेरेल, एंड बेकेरेल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो इसको डीपीएस बोलेंगे, ठीक है। और यूनिट्स है इसकी 1 रदरफोर्ड 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, 1 क्यूरी जो कि हो जाएगा 3.7 into 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं 37 गीगा बेकेरेल्स, ऑलराइट। चलिए एक्टिविटी पर यूनिट मास जो है या एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको आप स्पेसिफिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखिए समझनी काफी आसान है। आप अगर बोलते हैं कि आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, अगर मैं बोलता हूँ कि कितने टाइम बाद आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो हाफ हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये कुछ टाइम बाद हाफ वैल्यू ले लेगा, और इस टाइम को हम डिनोट कर देते हैं t हाफ से, ठीक है। तो आप देखिए n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव है e की पावर, तो मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, e की पावर लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू ln2, एंड t हाफ की वैल्यू देखिए क्या आती है ln2 अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ln2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा, इस तरीके से भी इसको याद करेंगे तो भी चलेगा। एक और तरीका है इनफैक्ट इसको याद रखने का, वो है आप इसको लिख सकते हैं 2.303 log 10 बेस का 2 अपॉन लैम्डा। तो ये तीनों तरीके इसको याद रखने के सेम है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे एक्टिविटी का ग्राफ देखा था, आपको भी पता है कि इनफैक्ट आपके n नॉट का जो ग्राफ है, मतलब n नॉट से शुरू होने वाला जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ग्राफ है वो भी इसी तरीके से गिरता है, तो बिल्कुल सेम एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं हम इसको। अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी एक टाइम में आपके टोटल n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आते हैं, ठीक है, तो आपके पार्टिकल्स जो हैं उनका क्या रहेगा। आप फाइनल पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो हमको पता है कि हर एक हाफ लाइफ में आपके पार्टिकल जो है वो 1/2 हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हाफ लाइफ अगर इसमें कवर हो जाती है तो उसमें वो और हाफ हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे 4 हाफ लाइव्स कवर हो जाती है किसी टाइम में, तो आपका जो पार्टिकल्स है वो 1/2⁴, मतलब ये n0/16 हो जाएगा। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। आप देखिए, आप इनिशियली अगर कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पे शुरू होते हैं तो एक हाफ लाइफ में आप पहुंच जाएंगे n0/2 पे, है ना। नेक्स्ट हाफ लाइफ पे आप पहुंच जाएंगे n0/4 पे, उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ पे आप पहुंच जाएंगे n0/8 पे, एंड उसकी बाद सेम हाफ लाइफ, मतलब हर बार टाइम सेम चल रहा है, 1/2 ये आ जाएगा n0/16 पे, एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाता है, एंड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा आपको बचे हुए मिलेंगे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है हाफ लाइफ की, वो ये है कि हाफ लाइफ हम बोलते हैं जब हाफ होने का टाइम होता है। आप इसको किसी भी और नंबर के लिए भी अप्लाई करते तो सेम आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे एक t डैश टाइम में पार्टिकल्स जो है वो n0/3 हो जाते हैं, मतलब 1/3 हो जाते हैं, तो उसी t डैश टाइम बाद आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे n0/9, और उसके t डैश टाइम बाद आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे n0/27 एंड सो ऑन, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर आपके एक और आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि n0 से किसी t डबल डैश टाइम बाद आप 3/4 पे पहुंच जाते हैं n0 के, तो उसके t डबल डैश टाइम बाद क्या होगा, इस अमाउंट का 3/4 बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 9/16 ऑफ n0, ठीक है। उसके t डबल डैश टाइम बाद क्या होगा, आपके पास इस अमाउंट का 3/4 बचेगा, तो वापस आपका मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से आएगा 27/64 n0। तो आपको ये वाला तरीका जो है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर ऑफ डिक्रीज है, मतलब जो एक टाइम में आपका डिक्रीज आता है, वो उतने टाइम में फिर वो उसी प्रोपोर्शन में चलता जाता है, ठीक है। हाफ उसका हाफ उसका हाफ उसका हाफ, 1/3 उसका 1/3 उसका 1/3, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, एवरेज या मीन लाइफ का। अगर हम एवरेज लाइफ निकालना चाहते हैं तो इसका टी एवरेज का फॉर्मूला काफी सिंपल है, खाली इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 1/λ या फिर 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। इसका डेरिवेशन आप देखना चाहें तो आपको कोई बुक कंसल्ट करनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग अभी। अब अगर आप देखें सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को, तो आपके पास एक है ये सीरीज जिसमें हम बोलते हैं ए से बी एंड बी से सी पे गए हैं हम, और दूसरा है आपके पास पैरेलल, ए से बी एंड सी दोनों एक साथ बन रहे हैं। तो पैरेलल केस तो बहुत सिंपल हो जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि लैम्डा बी, अगर बी का ए से बी जाने का जो है कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट लैम्डा बी है, एंड ए से सी जाने का लैम्डा सी है, तो ए का अगर हम खाली डीके कांस्टेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी के बराबर है, ठीक है। दिक्कत आती है सीरीज के प्रोसेस में। इसमें क्या है, मान लीजिए आप इनिशियली n0 से शुरू करते हैं एंड आप फाइनली n1 n2 एंड n3 तक पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप हर एक का dn1/dt, dn2/dt एंड dn3/dt अलग अलग देखेंगे। dn1/dt हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा 1 n1, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डीके जो है ये इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। dn3/dt क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 n2, जो यहाँ से यहाँ तक क्या आने का प्रोसेस है, एंड हमारा जो नंबर ऑफ n2 के पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे, जितना पीछे से हमारा डीके हुआ है a से b तक, माइनस b से जो c में कन्वर्ट हो गए उतना, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आपका ये आ जाता है फंक्शन, और ये फंक्शन आप देख लीजिए, ये n1 के लिए है, ये n2 के लिए है, एंड n3 का कैलकुलेशन तो काफी सिंपल है। चलिए, इसमें हमारे पास दो इक्विलिब्रियम्स हैं। एक होता है सेक्युलर इक्विलिब्रियम, जिसमें टी हाफ जो है फर्स्ट का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है सेकंड के टी हाफ से, मतलब आपका फर्स्ट जो है ये बहुत ज्यादा स्लो डीके करेगा सेकंड से। तो इसमें क्या होता है, आपका हमेशा फर्स्ट जो है ये आपका रेट डिफाइन करने वाला स्टेप हो जाता है। आपका फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आता है, लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, इसको हम बोलते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम। बट अगर ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस ना हो, इतना बड़ा डिफरेंस ना हो इन दोनों की वैल्यूज में,
तो आपका जो इक्विलिब्रियम है उसे हम ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड जैसा कि हमने यहाँ देखा n2 की वैल्यू जो है वो λ2 और λ1 दोनों पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग निकालते हैं फिजन और फ्यूजन, दो प्रोसेसेस से। हम लोग फिजन पहले देख लेते हैं। फिजन में आप क्या करते हैं, आप इंड्यूस्ड फिशन कराते हैं, मतलब एक न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, यूजुअली एक हैवी न्यूक्लियस पर। तो देखिए यूरेनियम 235 का एक प्रोसेस है यहाँ पे, एंड यूरेनियम 238 का एक प्रोसेस है यहाँ पर। 235 का हम क्या करते हैं, इस पे जब आप एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे तो यहाँ पे एक एक्साइटेड स्टेट आ जाती है यूरेनियम 236 की। ये एक्साइटेड स्टेट ब्रेक होके या तो बनेगी बेरियम एंड क्रिप्टॉन में या फिर ज़ेनॉन एंड स्ट्रोंशियम में। तो दोनों प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। आपके पास एक प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकल के आता है, दूसरे प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन निकल के आता है। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 2.5 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जब भी एक न्यूक्लियस आपका ब्रेक करेगा यूरेनियम का। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इतने फास्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होते हैं कि ये वापस अगले न्यूक्लियस पे हिट करेंगे एंड उससे ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। एंड हर एक न्यूक्लियस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी मिलती है। तो आप अगर बहुत सारा अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेके चलते हैं तो ये जो चेन रिएक्शन है ये बिल्कुल एक बहुत एक्सट्रीम एनर्जी तक लेके जाती है इस सिस्टम को, जो कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम सेम चीज करते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि आपका फैक्टर क्या रहेगा। प्लस एग्जिट होने वाली एनर्जी को हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो वो हीट अप नहीं हो पाता सिस्टम, ठीक है। बट अगर वहां पे आपका कोई भी फेलियर होगा तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक और हमारे पास प्रोसेस है यूरेनियम 238 का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन से इसको 239 तक लेके जाते हैं, जो ब्रेक होता है नेपच्यूनियम में, और नेपच्यूनियम वहां से बनाता है प्लूटोनियम। तो ये जो प्लूटोनियम है ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ भी आपका फिजन का प्रोसेस दिखा देता है, तो यहाँ पे भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द फिजन गोस। आप नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। लास्ट हमारा है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर देखिए आपके पास 2 साइकिल्स हैं, एक होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एंड दूसरी होती है प्रोटॉन कार्बन साइकिल। एंड दिस डिपेंड्स ऑन कि आपके स्टार का अपना टेम्परेचर कितना है। अब देखिए फ्यूजन के लिए आपको बेसिकली 2 अलग न्यूक्लियस को कंबाइन करवाना है, उनके आपस का जो प्रोटॉन्स का रिपल्शन है पॉजिटिव चार्ज का उसको ओवरकम करना है, और वो ओवरकम तभी होगा जब इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर दोनों जब मिलता है किसी स्टार के कोर में इनको, तो यहाँ पे रिएक्शंस बहुत आराम से हो जाती हैं। तो हमारे सन में देखिए जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है क्योंकि सन का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो ये है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन के आसपास टेम्परेचर। और इसमें आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल देखिए कैसी होती है, 1H1 + 1H2 मिलके बनाएगा 2H1, ठीक है। ये यहाँ पे वापस 1H1 से कंबाइन होकर बनाएगा 3He2 जो कि एक हीलियम का अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ये फाइनली 2 अलग अलग कंबाइन होंगे तब हमारे पास एक स्टेबल हीलियम आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा पूरा रिएक्शन जो है उसकी समरी इस तरीके से लिखी जा सकती है। सिमिलरली आपके जो हेवियर जो आपके स्टार्स हैं जिनमें और ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे साइकिल आती है प्रोटॉन कार्बन साइकिल। ये आप देखिए एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम 1 हाइड्रोजन प्लस कार्बन 12 पे शुरू होते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन 13, कार्बन 13 से नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 से ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 15 से नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15 से कार्बन 12 प्लस हीलियम, ठीक है। इनफैक्ट ये जो 4 हीलियम आया है ये 4 हीलियम 4 हीलियम के 3 बार रिपीट करने पर एक कार्बन एटम भी बन जाता है प्लस गामा। तो एक फाइनल आपकी रिएक्शन ये भी है जो कार्बन तक पे वापस पहुंचा देती है। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स कंबाइन होके बड़े एलिमेंट्स बनते जाते हैं एंड बेसिकली कार्बन आपका यहाँ से आता है किसी भी स्टार के अंदर से, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। ये दोनों थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस है क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर जो है वो कॉज कर रहा है रिएक्शन को। हम जो बेसिकली ट्राई कर रहे हैं लैबोरेटरीज में वो कोल्ड फ्यूजन है। कोल्ड फ्यूजन का मतलब होता है कि आप अपने रूम टेम्परेचर में फ्यूजन कराने की कोशिश करो। तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ह्यूमंस की एनर्जी नीड्स का एंड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बेसिकली हमारा चैप्टर ये है, आपने देख लिया होगा, नोट कर लीजिए एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। लास्ट चैप्टर बच्चे का कल हमारा सेमीकंडक्टर्स। सी यू टुमारो।